कभी कभी कोर्ट के सामने भी ऐसे मामले आ जाते हैं जिनका फैसला देना काफी मुश्किल होता है और उसका फैसला भी चर्चाओं में रहता है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुर्खियों में है। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो फैसला जो चर्चाओं का विषय बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है और इस बार यूपी के सुर्खियों में रहने की वजह है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। तो चलिए बताते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को जमानत दे दी है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं जो सुर्खियों में है। दरअसल जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने सहारनपुर के रहने वाले आरोपित अभिषेक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे पीड़िता से शादी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोपित नवजात शिशु के नाम पर 2 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD जमा करेगा, जो कि बच्चे के वयस्क होने तक उसके नाम पर सुरक्षित रहेगी। दरअसल ये मामला सहारनपुर जिले के थाना चिलकाना का है, जहां अभिषेक के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म के आरोप में FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपित ने उसकी 15 साल की बेटी से शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वे गर्भवती हो गई। बाद में आरोपित ने शादी से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी की उम्र 15 साल बताई, जबकि आरोपित के वकील ने कोर्ट में कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की उम्र 18 साल है। इसी आधार पर आरोपित ने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने आरोपित को जमानत देते हुए यह शर्त लगाई है कि उसे जेल से रिहा होने के 3 महीने के भीतर पीड़िता से विवाह करना होगा। इसके अलावा नवजात शिशु के भविष्य की सुरक्षा के लिए आरोपित को जेल से रिहाई की तिथि से 6 महीने के अंदर बच्चे के नाम पर 2 लाख रुपए की FD करवानी होगी। ये राशि पीड़िता के बच्चे के वयस्क होने तक उसके नाम पर सुरक्षित रहेगी। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोपित को पीड़िता और उसके बच्चे की देखभाल भी करनी होगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। असली शोषण के मामलों और आपसी सहमति से बने रिश्तों के बीच फर्क करना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे मामलों में न्याय करने के लिए सूझबूझ और सावधानी पूर्वक न्यायिक विचार की जरूरत होती है, ताकि न्याय सही तरीके से हो सके। जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता, उसे निर्दोष माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल आरोपों के आधार पर नहीं छीना जा सकता, जब तक उसका अपराध संदेह से परे साबित ना हो जाए। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में यह सिद्धांत प्रमुख है कि जमानत सामान्य स्थिति है और जेल भेजना अपवाद है। इस संदर्भ में कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि वे जमानत पर रिहा होने के बाद भागने या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। दरअसल आरोपित के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कहा है कि उसके साथ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा आरोपित ने कोर्ट को आश्वासन भी दिया है कि वे पीड़िता से शादी करने और नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए तैयार है। वकील ने यह भी कहा है कि आरोपित कई महीनों से जेल में है और अगर उसे जमानत मिलती है तो वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि आरोपित जमानत मिलने के बाद न्याय से भागने की कोशिश करेगा या गवाहों को धमकाने का प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, कुछ और मामले भी हैं जिसमें कोर्ट का फैसला सुर्खियों में रहा है। आरोपी को मिली जमानत। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल ही में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों पर जमानत देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोप का सामना कर रहे 18 साल के लड़के को जमानत देते हुए कहा कि उसे पीड़ित लड़की के साथ किसी भी तरह से फिर से जुड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वे किसी उपकरण के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने 4 अक्टूबर को पारित आदेश में क्या कुछ कहा वो सुनिए। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार करते हुए हमारे विचार में जमानत का मामला बनता है। अपीलकर्ता को जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और ट्रायल कोर्ट उसे जमानत पर रिहा कर देगा, बशर्ते कि एफआईआर से उत्पन्न कार्रवाई में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वो ऐसी शर्तें लगाए जो वो उचित समझे। पीठ ने निर्देश दिया है कि अपीलकर्ता को इस मामले की सुनवाई में पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए और उसे किसी भी तरीके से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए या गवाहों को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इसके अलावा अपीलकर्ता किसी भी तरीके से पीड़ित लड़की से फिर से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा, चाहे वे किसी उपकरण के माध्यम से हो या फिर व्यक्तिगत रूप से। शर्तों का कोई भी उल्लंघन अपीलकर्ता को दी गई जमानत को रद्द कर देगा। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नामित सक्सेना ने दलील दी है कि उनका मुवक्किल मई 2024 से जेल में है, जबकि वास्तव में अपराध के कथित तौर पर होने के समय उसकी उम्र केवल 18 साल थी, जबकि पीड़िता की उम्र लगभग 16 साल थी। सक्सेना ने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति से संबंध बने थे। जिला नीम का थाना में अपीलकर्ता पर अप्रैल 2024 में पुलिस स्टेशन थोई में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम समेत कई अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता को 8 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया और 5 जून 2024 को पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 25 जून 2024 को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2024 को याचिका खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सक्सेना ने तर्क दिया कि इस मामले में 12 गवाहों से पूछताछ की जानी है। इस मामले में मुकदमा लंबा चलेगा और इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से रिश्ते में थे, हाईकोर्ट और निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज करने के आदेश को बरकरार रखना सही नहीं था। सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उनके मुवक्किल को उन शर्तों के अधीन राहत दी जाए जिनका वे पालन करेंगे। सरकार के वकील ने तर्क दिया है कि यह सहमति से संबंध बनाने का मामला नहीं है और वास्तव में पीड़िता केवल 16 साल की ही थी। उसे अपीलकर्ता की तरफ से ले जाया गया और उसके साथ अपराध किए गए। हालांकि आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सरकारी वकील ने आगे कहा है कि अपीलकर्ता के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी हैं। इन अपराधों के मामले में न्यूनतम सजा 7 साल की है, लेकिन वे केवल कुछ महीनों के लिए जेल जा रहा है और अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने की पूरी संभावना भी है और इसीलिए इस मामले में कोई योग्यता नहीं है। सक्सेना ने अपीलकर्ता के लिए जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि उनका मुवक्किल इस साल की शुरुआत में 18 साल का हो गया है और इस मामले का कलंक उसके भविष्य को खतरे में डाल देगा। महिला के साथ हुआ दुष्कर्म। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी एक दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। आरोपी को ये राहत इसलिए मिली क्योंकि इससे पहले मामले में दूसरे आरोपी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। मामले में शिकायतकर्ता महिला के पति को भी अग्रिम जमानत दे दी जा चुकी है। पीड़िता ने अपने पति को जमानत मिलने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। ये मामला अनूपपुर शहर का बताया जा रहा है। आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में बताया कि एक महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति ने अपने दोस्त यानी आरोपी को घर पर खाने पर बुलाया था। खाना खाने के बाद महिला अपने कमरे में सोने चली गई। बाद में महिला के पति ने उसे दरवाजा खोलने को कहा और अपने दोस्त को अंदर भेजकर दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। महिला का आरोप है कि उसके पति के दोस्त ने उसके साथ गंदा काम किया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और आरोपी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, जबकि महिला के पति ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, तो महिला ने इसका विरोध नहीं किया। उल्टा महिला ने अदालत में अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस ने उसे जबरदस्ती अपने पति को मामले में फंसाने के लिए कहा था। महिला के बयान के बाद उसके पति को अग्रिम जमानत मिल गई। आरोपी के वकील निखिल भट्ट ने महिला के पहले पुलिस को
को दिए गए बयान और बाद में अदालत में दिए गए बयान का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि महिला ने पुलिस को जो भी कहानी बताई वो मनगढ़ंत कहानी लगती है। इसके बाद उसने अदालत में अपने मुवक्किल को अग्रिम जमानत देने की भी अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस GS अहलुवालिया की अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। यानी कुल मिलाकर ये कुछ ऐसे मामले हैं जो सुर्खियों में बन रहे हैं और इस मामले के बाद चर्चाएं शुरू हुई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।